कि सियासी तौर पे वर्कर जो हैं वो गवारा नहीं कर रहे एक दूसरे को, बहुत निचले लेवल पे जिनके कब्जे के मसाइल हैं, जिनकी कुछ इलीगल एक्टिविटीज हैं, वो झंडे लेके एक दूसरे को गवारा नहीं कर रहे हैं। तो जो झंडे लेके एक दूसरे को इलीगल मैटर पे गवारा नहीं कर रहे, उनको मरने के बाद तो अपनाया जा रहा है। दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि जो इलीगल मैटर पे गिरफ्तार हो रहे हैं उनको छुड़ाया क्यों जा रहा है। तीसरी बात यह है कि हमें यह भी देखना चाहिए कि अभी जब से नेटो की सप्लाई खुली है, कौन छुड़वा रहा है उनको? आप शैलजा साहिबा, अभी आपने कहा इनलीगल मैटर्स में लोगों को छुड़वा दिया जाता है, कौन छुड़वा रहा है, कौन है उसके पीछे, जरा ये जानने की तो कोशिश कीजिए। जब मुजरिमों को कहा जाता है कि अदालत में पेश नहीं किया जाता, इससे पहले उनको छुड़वा लिया जाता है। नहीं, ये नई बात नहीं है, हमेशा से छुड़वाया जाता था, लेकिन उस वक्त उनको तो क्या ये हमेशा झंडे नहीं उड़ाए जाते थे इतनी बड़ी तादाद में। हमेशा से ये रहा है तरीका कि लोग छुड़ा लेते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ी सी लेजिस्लेशन की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि जैकेट के और सबके साथ जो लोग पकड़े गए वो कैसे कुछ मसलहत है, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ मफाद है फिर बीच में। मैं ये नहीं कह रही कि मफाद बीच में, मैं ये कह रही हूँ कि निचले लेवल पर इतना ज्यादा काम हो जाता है। देखिए, अगर मैं अभी कहूंगी मफाद नहीं है जब भी, और मैं कहूंगी मफाद है जब भी, दोनों सूरतों में हर पार्टी ये कहेगी कि नहीं जी हमें इसमें कोई मसला नहीं है, आप शुरू करें, ये करें। लेकिन जब होता है तो रद्दे अमल मुख्तलिफ होता है। ठीक है, रद्द अमल मुख्तलिफ होता है। रशीद गोडियल साहब, कराची की सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं। आप हुकूमत में हैं और आप कहते हैं कि कराची आपका है, वही कराची आज लहूलुहान है। कराची के हालात को बेहतर करने के लिए, कराची में अमन और अमान कायम करने के लिए आप लोग किस हद तक जा सकते हैं? देखिए पारस साहबा, जिस हद तक जा सकते थे चले जा रहे हैं और जाते रहेंगे। कराची में मरे, पाकिस्तान में किसी जगह मरे, हमारा तो काम यही है कि वो निशानदेही की जाए, तो अमली इक़दाम बताए जाएं जिससे बेहतरी हो। अगर वो बेहतरी नहीं होती तो इसका कसूर किसका है? पुलिस का है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का है, और उन पे जो ताउन कर रहे हैं, क्रिमिनल के साथ जो ताउन कर रहे हैं, उन्हें नासिक है। अगर मुझे बताए बत्ताखोरी से जितनी आवाज एक्टिव उठाई, क्योंकि हमारा वोट बैंक है, मैंने आपसे कहा ना हमारा मैंडेट है, बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है, जिनके पास इख्तियार है उनके पास यहाँ का मैंडेट नहीं है। तो मसला सारा ये आता है कि जिन्होंने रॉकेट लॉन्चर पुलिस में फेंके, जिन्होंने दस्ती बम फेंके, जो ताजिरों में दस्ती बम फेंक रहा है, तो कराची का ताजिर तो खौफजदा होगा ना, वो कहाँ से सर्वाइव कर सकता है उनके सामने। तो हमने इनके लिए आवाज उठाई, हमने निशानदेही की, हमने कहा कि उनको पकड़ो जो वांटेड है, जिन पे हेड मनी है, जो मुख्तलिफ। आपने आवाज उठाई है रशीद गोडियल साहब, एक बात और कही जा रही है, चलते जा रहे हैं। कराची के चप्पे चप्पे पर्चियां आ रही हैं, बादराबाद हो गया, तारिक रोड हो गया, बिल्कुल हो गया, फैटोबी एरिया हो गया, कहाँ कहाँ पर्चियां नहीं आ रही। तो ये कौन रोकेगा? तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है, लॉ एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी है, और इसकी जिम्मेदारी है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। हम तो हर दफा हर जगह पे हर फोरम पे आवाज उठाते थे, उठाते रहेंगे। आप आवाज उठा रहे हैं, एक राय है आपके बारे में, जरा इसको भी क्लियर कर दीजिएगा। कहा यह जा रहा है कि जितनी आवाज आपने अभी दोहरी शहरियत, ड्यूअल नेशनैलिटी के इशू पर उठाई है इस बिल के ऊपर, और आप दलीलें भी दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा, अगर इतनी आवाज इतनी मजबूती के साथ आपने कराची के लॉ एंड ऑर्डर पे या फिर जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनके लिए उठा ली होती तो शायद आज कुछ हालात बेहतर होते। गलत है? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनती, असेंबली में हमारी करारदाद नहीं सुनती, वहाँ पे हमने सब बिल्कुल सुनती हूँ, बिल्कुल देखती हूँ। हमारी डबल नेशनलिटी पे नहीं, हमने हर पब्लिक इशू पे आवाज उठाई है, और बिला तफसील के साथ उसकी सर्च करके, रिसर्च करके डेटा प्रोवाइड किया। पारस साहबा, मतलब आप यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कोट ना करें किसी की बात का। मैंने पूछा है आपसे, वो कहा जा रहा है ना, सुना है कि 25 आपके अरकान असेंबली हैं, तो ड्यूअल नेशनैलिटी का मामला है, तो शायद उस पर ज्यादा आवाज उठाई जा रही हो। ठीक है, असेंबली की मिनट्स गवाही देंगी, सेनेट की मिनट्स गवाही देंगी, जो इजलासी गवाही लिखी होती है वो गवाही देंगी। आप मंगा ले, देख लें एमक्यू वालों ने कहाँ का आवाज नहीं उठाई है, हर पब्लिक इशू पे आवाज उठाई है,
और बाकायदा रिपोर्ट्स दी हैं। मतलब सिर्फ आवाज उठा के सिर्फ उंगली नहीं उठाना, हमने इसका हल भी देने की कोशिश की है। हल किस तरह होता है वो भी फिर आवाज उठा के खामोशी से हम बैठ गए। मैं एक सवाल आप दोनों से करना चाहती हूँ, रशीद गोडियल साहब आपसे भी और शैला रजा साहिबा आपसे भी। सिंध में 98 में PMLN की हुकूमत थी, हालात खराब होते हैं, हकीम मोहम्मद सईद साहब का कत्ल होता है और PMLN अपनी हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज नाफिज कर देती है। यानी कि एक जमहूरी हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ करती है और अपनी सूबाई हुकूमत का खात्मा कर देती है, सिर्फ और सिर्फ खराब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से। क्या आज भी वही सूरत हाल नहीं है शैला रजा साहिबा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप उस भयानक इकदाम की जिसमें सिंध से इंतकाम लिया गया था और वफाक का एक नुमाइंदा यहाँ लाया गया था, अगर आप उसको इससे मिलाएंगी तो आपको तो फिर करंट अफेयर्स में प्रोग्राम ही नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 98 के वक्त में और इस वक्त में बहुत ज्यादा फर्क है। उस वक्त मेरी बात अधूरी रह गई, आप रशीद गोडियल साहब की तरफ चली गई। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में एक बात करती हूँ कि कुछ तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, एक इसकी वजह ये, लेकिन इससे भी बड़ी वजह कराची में ये है कि ये जो हमने लॉ एंड ये जो हमने टेररिज्म के खिलाफ जंग डिक्लेयर की और उसमें हमें जब कामयाबी हो गई, तो जब तक वहां जंग, अब आप जब तक वहां पे जंग रही, जब तक यहाँ पे जो है रेवेन्यू जनरेट होता रहा, जैसे मैंने कहा कराची का मौसम, कराची में जो मौके हैं उसके, जब वहां पे जंग खत्म हो गई और मैंने अभी कहा था कि नेटो सप्लाई, तो अगर आप कराची में देखें तो हो क्या रहा है, कराची में कभी शिया टारगेट किलिंग होती है, कभी उल्मा की किलिंग होती है, कभी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के वो शख्स मारे जाते हैं जो शिया हो। तो कराची में आप मैंने कहा कि हर टारगेट किलिंग को उस तरह से नहीं लें। कराची ये सारी बातें ठीक है, इसके बावजूद कराची शहर में रोजाना 10-12 लोग मर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें, लेकिन अगर हाँ, तो इसीलिए मर रहे हैं कि कराची में हालात बिगाड़ने का मुख्तलिफ तरीका है। कराची में मुख्तलिफ तरीके से आग लगाई जाती है, कराची में मुख्तलिफ तरीके से सियासी सूरत हाल से खेला जाता है। हुकूमत का काम है हालात कंट्रोल करना। कहाँ है हुकूमत? MQM कहती है वो आपको मशवरे देती है हालात को ठीक करने के लिए, ANP कहती है वो आपको मशवरे तजावीज देती है, आप लोग भी देते होंगे, आप सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन डिस्कस भी करते होंगे। सवाल ये है, अगर हुकूमत ना हो तो इस कराची में एक दिन में 1000 से ज्यादा लाश गिर जाए, इतना डिक्टेटर इस शहर को मुसल्ला करके गया है। अगर हुकूमत ना हो तो, अगर आज हुकूमत इतनी अच्छी ना हो तो 18 अक्टूबर जैसे यहाँ पे ब्लास्ट हो रोजाना, जैसे कि उसमें हुआ था रबीउल अव्वल में नश्तर पार्क में, जैसे कि दूसरी जगहों पे हुए, जैसे कि मुफ्तीज जो है यहाँ पे शहीद किए गए, अल्लामा शहीद किए गए, एक सुसाइडर बॉम्बर जो है वो एक आदमी के लिए आया। आज अल्लाह का शुक्र है पुलिस और रेंजर्स सूरत हाल कराची में कंट्रोल नहीं कर पा रही है। रोजाना 8 या 9 की एवरेज से लोग मर रहे हैं। आप भी सही बात कर रही हैं। मैं जी 3 करोड़ की आबादी में 12 लोग जो मर रहे हैं, उसमें से हर यानी कि 3 करोड़ में 10-12 लोग रोज मर जाएं, कोई बात नहीं है शैला रजा साहिबा जी। नहीं, मैं नहीं कह रही कि रोज मर जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से कुछ जाती दुश्मनियां भी हैं। डिफेंस के एक बुरे इलाके में घर में 2 आदमी मुर्दा पाए गए, आपने वो भी टारगेट कर दिए। एक औरत आज चौरंगी टाउन में मरी, आप उसको मिला के रात कहेंगे। अब तक इस शहर में मजमूई तौर पर एक औरत समेत इतनी लाशें गिर चुकी हैं, जबकि अभी पिछले हफ्ते जो है कराची में एक्सपो सेंटर में माइक वाकया जिस तरह रिपोर्ट होता है उसी तरीके से टीवी पे दिखाया जाता है। अगर कोई टारगेट किलिंग में मरा है तो टारगेट किलिंग में ही उसको रिपोर्ट किया जाएगा ना। शैला रजा साहब ठीक है, आपकी बात। मैं रशीद गोडियल साहब आपकी तरफ चाहूंगी। एक अहम सवाल जो लोग आपसे जानना चाह रहे हैं वो ये कि जहां पे आप लोगों का वोट बैंक है, जहां पर आप लोगों का असर और रसूख है, तो कहा यह जाता है कि उन इलाकों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और अगर उन इलाकों में कोई आदमी 1-2 दफा चक्कर लगा ले तो उसको रोका जाता है, भाई कौन क्या काम है, क्या करने आए हो। बड़ी अच्छी बात है। सवाल ये है कि अगर ये चीज दुरुस्त है तो आपके इलाकों में जो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? इलाकों में हमने कोई पहलवान नहीं बताए हुए, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? मैंने डिटेल में सवाल किया। आप लोग पूछते हैं ना, अच्छी बात है ये, आप लोग पूछते हैं उससे। आगे जवाब देना मेरा भी आगे। जी बिल्कुल। कुछ बोलूं नहीं चला क्या बात पकड़ने तो हम पकड़ चुके होते। हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का पता करते हैं कि भाई यहाँ पे ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। अब 10 बम गिर रहे हैं, लोगों को किडनैप किया जा रहा है, बोरीबंद लाशें मिल रही हैं, तो ये तो हम पुलिस वालों को बताते हैं। तो पुलिस वाले एक्शन रिस्पॉन्ड क्या करते हैं, किसके कंट्रोल में पड़ेगा, तो उसको रेंजर्स किसके कंट्रोल में है? गैंग वार वाले
कराची में मुसल्ला घूमते रहे हर गली हर मोहल्ले में, तो कोई ना कोई तो पीछे होगा ना इसके। कभी ये भी सोचे जो वांटेड है, जिन पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हल क्या है रशीद गोडियल साहब, आखिरी सवाल, हल क्या है? फिर मामला आपको भी सारे पता हैं, शैला रज़ा साहिबा भी बात कर रही हैं, हल क्या है? नहीं, मैंने तो हल बताया है। हल क्या है? और मैं ये भी कहूंगी कि इस गैंग वॉर के आइडेंटिफाई होने से पहले, गैंग वार एक दिन में तो नहीं बनी कि 4 साल के अंदर बनी हो, ये पहले से गैंगस्टर मौजूद थे। हमने तो आइडेंटिफाई किया, उनमें से एक को हटा, एक को बाकायदा मारा गया। अब गोडियल साहब मेरी बात तो करने दे, मेरी बात तो करने दे, मेरी बात तो होने दे। मैं कुछ और बात कह रही हूँ, आपसे डिफर नहीं कर रही, मैं कुछ और बात कह रही हूँ। यही वजह है कि एक दूसरे की बात नहीं सुनते। मैं कुछ और बात कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, वो मकसूद इलाके में 3 लोगों की ड्रग मनी पे थी, लैंड पे थी और असले पे थी। देखिए बात देखिए, इस गैंग वॉर से पहले भी कराची का मसला भत्ता बहुत बड़ा है। 20-25 साल से ज्यादा हो गया इस मसले को। कराची में भत्ते का मसला बहुत बड़ा है। अब यह है कि मुझे ऐसा महसूस होता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि ये लियारी का जो गैंग वॉर सामने आया है, तो ये मुख्तलिफ भत्ता माफिया एक दूसरे से टकरा गए हैं और ये उनके दरमियान की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है और इसने मुख्तलिफ झंडे थाम लिए हैं। ठीक है, तो बात ये है, जो मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और रहनुमा रशीद गोडियल साहब ने हमें ज्वाइन किया था, और दोनों जो इत्तेहादी हैं फिलहाल उनके दरमियान शायद इत्तेफाक राय नहीं हो सका, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रमजान से पहले कोई इसका हल जरूर निकल आएगा, क्योंकि रमजान में इस तरह की जो वारदातें होती हैं उनका खदशा ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ख्वाह वो भत्ताखोरी हो या फिर फितरा या ज़कात के मामलात हों, उन पर भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। तारीख की किताब में महफूज है कि आज से 472 साल कबल हिंदुस्तान के एक जंगल में एक शख्स कत्ल हुआ। उस वक्त के अजीम हुक्मरान शेर शाह सूरी ने कातिल की गिरफ्तारी के लिए दरोगा को 1 हफ्ते की मोहलत दी। दरोगा ने कहा कि इतने बड़े जंगल में कत्ल का सुराग लगाना नामुमकिन है। अफगान हुक्मरान ये सुनकर खामोश रहा। दूसरे दिन से कुछ लोगों ने बगैर इजाजत जंगल में दरख्त काटना शुरू कर दिए। दरोगा और इसके एहलकार पहुंचे और बगैर इजाजत दरख्त काटने के जुर्म में गिरफ्तार उसे कर लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। शेर शाह सूरी ने दरोगा से कहा, ऐ दरोगा, जब जंगल में इंसान कत्ल हो रहा था तो तुम्हें खबर नहीं हुई, लेकिन जब दरख्त काटे जा रहे थे तो तुम मुजरिम को पकड़ कर ले आए। और फिर तारीख के सफ़ात में यह भी महफूज है कि दूसरे दिन कातिल शेर शाह सूरी के कदमों में था। अगर पसमानदा दौर का एक हुक्मरान जंगल में एक कातिल तक पहुंच सकता है, तो आज के जदीद दौर में जदीद आलात और वसाइल रखते हुए हमारे हुक्मरान कराची में हर रोज उठने वाले जनाजों के कातिलों से बेखबर क्यों हैं? सोचिएगा। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।